नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं हूं रुपेश कुमार। स्वागत है आपका ऑनलाइन सेकेंडरी क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.2 को। प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। और आप लोग इस क्लास को पूरा देखें और बताएं कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। प्रश्नावली 1.2 है हमारा। 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 है, 2 से कटाएंगे 70, फिर 2 से कटाएंगे 35, फिर 5 से कटाएंगे 7, 5 से 35। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड खंड होता है, जैसे 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7। पर हम जब गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो तो 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ये अभाज्य गुणनफल रूप में हो जाएगा। तो ये 5 5 एक ही बार है तो 5 लिख देंगे, और 7 एक बार है तो 7 को लिख देंगे। अब दूसरा है हमारा 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 3 दूनी 6, और 9 दूनी 18, फिर 3 से 13 तिया 39। तो यहाँ पे 2 दो बार आया है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 3 अगुनी 13। तो हम ऐसे ही संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। 3825 का 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3825 ये कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, और 2 22, 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर 3 से कटाएंगे 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 15, 5 तिया 15, फिर 5 से कटाएंगे 8 पंचे 40, 25 25, फिर 5 से कटाएंगे 17 पचे 85। तो ये 3 दो बार आया है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 5 दो बार आया है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 17 एक बार आया है। तो हमने 3825 का भी अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब हमारा है चौथा 5005। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 5 से कटाते हैं, पहले 5 से कटाते हैं, 5 एकान 5,
जीरो जीरो, पाँच एकान पाँच, सात से कटेगा, सात एकान सात, तीन तीस, सात चौका 28, फिर दो 21, सात या 21, सात या 21, सात एकान सात, तीन तीस, सात चौका 28, दो 21, और यहाँ पे तीन होगा, सात या 21। अब ये लगेगा 11 बार में, 11 एकान 11, 11 तिया 33। तो यहाँ पे आया हमारा 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13। तो चौथा सवाल भी हमारा बन गया। अब हम पांचवा बनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है 7429, 7429, 7429, ये 17 से लगेगा। तो यहाँ पे 17 चौका 68, और 68 6 62, 17 तिया 51, और 51 9 2 11, 119, 17 सत्ते 119 होता है। तो 17 सत्ते, हाँ 17 सत्ते 19। अब 19 से लगेगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, और दो तीन पाँच 57 हो जाएगा, 57 19 दिया 57। तो ये हमारा कटा है 17 गुनी 19 गुनी 23। तो ऐसे सवाल आप जब बार बार बनाते हैं तभी आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। जितना बार बनाइएगा उतना आपको हल्का हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट सवाल के पांचों सवाल कर लिए हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, उससे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। क्वेश्चन में दिया गया है हमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले हमें HCF और LCM निकाल लेना है। फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। पहले हम HCF और LCM निकाल लेंगे, और फिर दो संख्याओं का गुणनफल इस सूत्र पे हम इसको जांच कर लेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, दो का फर्स्ट 26 और 91। इसका पहले हम HCF और LCM निकाल लेते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 13 दूनी 26, यानी 2 गुनी 13, और 91 का
फिर 791 यानी 7 गुनी 13। तो इसका हम HCF निकालते हैं। तो इस दोनों में देखें तो 13 कॉमन है, 13 दोनों में है तो 13 हमारा HCF निकल जाएगा। और LCM निकालते हैं तो LCM हम सभी संख्या को लेते हैं, यानी 2 को भी लेंगे 2 गुनी, 7 को भी लेंगे 7 गुनी, और 13 दोनों में एक एक बार आया है तो हम एक बार लेंगे। और हम अब इसकी जांच करेंगे। जांच, पहली संख्या A और दूसरी संख्या B बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या में 26 है, दूसरी संख्या 91 बराबर HCF हमारा 13 निकला है, और LCM को हम गुना नहीं किया, गुना कर लेते हैं। 1391 दूनी 182, 182 हमारा LCM निकल गया, गुने 182 हो जाएगा। इसको हम जब गुना करते हैं 26 और 91 को, 91 गुने 26 6 6 के 54, 2 9 दूनी 18, यानी 6 6 8 5 13 के 3 8 में 1 2 2366 बराबर में हम इसको गुना करते हैं 182 गुनी 13, 3 दूनी 6 8 3 24 का 4 हाथ में 2 3 2 5 और 182 6 6 8 5 13 का 3 हाथ में 1 2, यहाँ पे भी 2366 हमारा आ गया। तो हमने इसको जांच भी कर लिया, ये इस संख्या के बराबर में ये संख्या आ गया। तो ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। पहले हम दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, फिर HCF निकाल लिए, फिर LCM निकाल लिए, और जांच कर लिए A गुने B बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। पहली संख्या में 26 है, दूसरी संख्या 91 है, दोनों को गुना करके 2366 आया है, और HCF और LCM को गुना करने पर 2366 आ गया है, यानी इस संख्या के बराबर में ये संख्या आ गया। यानी हमारा सवाल जो बना है सही बना है, इसकी हम जांच कर लिए। अब हम इसको मिटा लेते हैं, फिर अगला सवाल करते हैं। दो का सेकंड सवाल है हमारा 510 और 92। तो 510 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 का 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 से लगाते हैं 25 25 1, फिर 3 से 17 3 51, यानी 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17 हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब 92 का हम निकालते हैं 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2 गुनी 23 हमारा 92 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम HCF निकालते हैं इस दोनों संख्याओं का। तो इस दोनों में देखें तो केवल 2 कॉमन है और बाकी संख्या नहीं मिल रहा है, 2 इसमें नहीं है, फिर 23 इसमें नहीं है, तो 2 हमारा HCF निकल गया। अब LCM हम निकालते हैं। तो LCM में हम सभी संख्या को लेते हैं, यहाँ पे 2 2 बार आया है तो 2 बार लिख लेंगे, फिर 3 एक बार इसमें है तो 3 को लिख लेते हैं, फिर 5, नहीं तो LCM इस सूत्र पे हम बनाते हैं। जैसे इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दोनों अगर हम LCM बराबर निकालें तो HCF इसके बट्टा में आ जाता है, यानी A गुने B बट्टा HCF, ये हमारा एक सूत्र होता है। तो इस पे आप लोग बना सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं, या HCF निकालना होता तो LCM इसके बट्टे में आ जाता। तो हम इस सूत्र पे निकालते हैं LCM। तो पहली संख्या में दिया गया है 510 गुने 92, अब बट्टे का HCF हमारा 2 निकला है, 2 से कटाएंगे
तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 निकल गया। अब हम 51 और 46 को गुना करते हैं। 6 6 5 30, 4 4 5 20, 6 4 3 2, यानी 23,460 हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच करते हैं, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी बराबर HCF LCM। तो पहली संख्या में दिया गया है 510 गुने दूसरी संख्या 92 बराबर HCF 2 गुनी एलसीएम हमारा 23,460 निकला है। तो इसको हम जब गुना करेंगे, यानी 92 51 को गुना करेंगे तो 2 9 और 5 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 9 5 45 से 46, 2 9 4692 आता है, यानी एक 0 इधर आ जाएगा, यानी 46,920 आता है। इतना हमारा इधर आ गया। अब इसको गुना करते हैं, 23,460, 6 को 2 से गुना, 6 दूनी 12 को 2, हाथ में 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 3 2 दूनी 4, यानी 46,902 और 1 0 ये आ जाएगा। तो इस संख्या के बराबर में ये संख्या आ गया, यानी हमारा जो एलसीएम एचसीएफ निकला है वो सही निकला है। तो आप लोग इस सवाल को भी समझ गए होंगे। अब हम अगला सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 336 और 54। 336 और 54, इस दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 336 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2, 2 एकान 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकान 2, अब फिर 3 से 7 या 21, यानी 2 गुनी 2 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7। 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब 54 का करेंगे, तो 54 का करते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9, यानी 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3। तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इस दोनों में देखें तो 2 इसमें एक ही बार आया है, तो हम एक ही बार 2 लेंगे, और 3 इसमें एक ही बार है, तो 3 हम एक ही बार लेंगे। 3 दूनी 6 हमारा एचसीएफ निकल गया। और एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम हम उसी सूत्र बना लेते हैं, पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमें दिया है 336 गुने 54 अब बट्टे 6, नछा के 54 होता है, तो 900 इसको गुना करेंगे, तो 9 नछा के 54 का 4, हाथ में 5, 9 तिया 27, 5 32, 27 5 32 का 2, हाथ में 3, और 9 तिया 27, 27 और 3 30, तो यानी हमारा 324 हमारा एलसीएम निकल गया। 324 हमारा एलसीएम निकल गया। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या हमें कितना है, तो 336 हमें दिया गया है पहली संख्या,
अगुने दूसरी संख्या हमारा 54 है, बराबर एचसीएफ हमारा 6 निकला है, अगुने 3024 हमारा 3024 एलसीएम निकला है। अब इसको हम गुना करते हैं, और इसको जब हम गुना करेंगे तो 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, 6 नहीं 12, 12 2 14 का 4, 14 हो जाएगा, 6 का 18। तो इधर भी हमारा 1844 आ जाएगा। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो ये भी सवाल आप लोग समझ गए होंगे। पहले हमने दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, फिर एचसीएफ हमारा 2 2 और 3 कॉमन आया इस दोनों में, तो 6 हमारा एचसीएफ निकल गया। और एलसीएम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ वाले सूत्र पे हम निकाल लिए, एलसीएम को 324 आया। फिर हम इसकी जांच कर लिए, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, इस सूत्र पे हमारा निकल गया। और ये दोनों आप इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। तो ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। अब 2 का हमारा 3 सवाल था, तीनों हमने बना लिया। अब हम तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सवाल में हमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21, इस तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसका निकलेगा 2 6 गुनी 2 गुनी 3, 2 दूनी 4 किया 12 आ गया। अब 15 का करते हैं तो 2 गुनी 3 गुनी 5 हो जाएगा, 5 किया 15। और 21 बराबर 3 गुनी 7, 7 या 21। इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में हम तीनों में कॉमन वाले को लेते हैं। 3 को देखिए तो 3 इधर यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार, और यहाँ पे भी एक बार, तो एक बार हमारा 3 आ जाएगा। और कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 3 निकल जाएगा। और एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में हम सभी संख्याओं को लेते हैं, यानी 2 को 2 बार लिखेंगे, और 3 एक बार आया है तो 3 को लिख लेंगे, और फिर 5 को, फिर 7 को। अब इस सभी को हम गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 सत्ते 42, यानी 420 हमारा एलसीएम निकल गया। तो ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 3 संख्या वाली हम निकाल रहे हैं, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर निकल जाएगा। तो ये सवाल भी बन गया। अब हम दूसरी संख्या बनाते हैं। 3 का सेकंड है 17, 23 और 29। तीनों का अभाज्य गुणनखंड, तीनों देखें तो अभाज्य संख्या है,
यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो 17 का भी 17 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 1 गुनी 17 या 17 गुनी 1 आएगा, और 23 का निकालेगा तो 23 गुनी 1 आएगा, 29 का निकालेगा तो 29 गुनी 1 आएगा। यानी ये तीनों संख्या जो है सो अभाज्य संख्या है। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो हमारा 1 निकलेगा, और एलसीएम निकालिएगा तो जब हमारा एचसीएफ 1 निकलता है तो एलसीएम में तीनों संख्या डायरेक्टली गुना हो जाता है, यानी 17 गुनी 23 गुनी 29 हो जाएगा। इस तीनों का आप लोग गुना कीजिएगा तो ये आएगा 11 33 9। इस तीनों का आप लोग गुना कीजिएगा तो इतना आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो सेकेंड भी हम लोग बना लिए। अब हम इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25, इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 बराबर 2 गुनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 9 का करते हैं 3 तिया 9, 25 का करते हैं तो 5 गुनी 5। तो इसका जब एचसीएफ निकालिएगा तो इस तीनों में देखेंगे कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो इसका भी एचसीएफ हमारा 1 निकल जाएगा। और जब एचसीएफ 1 निकलेगा तो एलसीएम में डायरेक्टली ये तीनों संख्या गुना हो जाएगी, यानी 8 गुनी 9 गुनी 25 हो जाएगा। तो 8 नमा 72 होता है, 72 गुने 25, तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 7 5 35 1, 36, 2 दूनी 4 और 7 चौका 28, यानी 0 10 0 14 8 4 12, 2 हाथ में 1 3, यानी 3200 इसका एलसीएम निकल जाएगा। 8 नमा 72, 25 को 72 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 14 3 17, 0 10, ये 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। 1800 इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे, और 3 ठो सवाल था, हमने तीनों को बना लिया। अब हम चौथी सवाल को बनाते हैं। पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चौथा सवाल है हमारा एचसीएफ और 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी हमें 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, पहली संख्या ए बराबर 306 और दूसरी संख्या बी बराबर 657, और एचसीएफ हमें दिया है 9, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो हमें पता है कि, या हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
इसको हम एलसीएम बराबर लिख लेते हैं। सीधा एलसीएम बराबर भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या में दिया गया है यहाँ पे 306, दूसरी संख्या भी दिया गया है 657 और एचसीएफ हमें बटे में 9 दिया गया है। तो 9 से जब इसको हम घटाएंगे, 9 तिया 27, 3 36, 9 चौका 36, तो 34 गुने 657, 657 को हम 34 से गुना करेंगे, 7 चौका 28 का 8, हाथ में 2, 4 5 30, 2 22 का 2, हाथ में 2, 6 चौका 24, 24 2 26, 7 तिया 21 का 1, हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7, हाथ में 1, 6 तिया का 18, 1 19, 8 3, 7 6 13 का 3, हाथ में 1 और 10 2 12 का 2, यहाँ पे 22 बराबर 22 37 8 हमारा एलसीएम निकल गया। तो ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। पहले हमने लिखा है, दिया है, इसमें जो दो संख्याएं दी गई है, पहली संख्या हमने ए माना और फिर दूसरी संख्या 657 को माना है जो दोनों में दिया गया है, और एचसीएफ हमें दिया गया है इतना और इतना का एचसीएफ 9 दिया गया है। एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम इतना इतना का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर ये सूत्र होता है ए गुने बी बटे एचसीएफ। तो इस सूत्र पे हम बैठा के एलसीएम हम निकाल लिए, 22 33 8 हमारा एलसीएम निकला है। तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं, फिर 5वां सवाल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस सवाल को हम बनाते हैं, सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे लिखेंगे माना n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो अब हम लिखेंगे, अब अगर n के पावर n को हम 1 लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 6 पर पावर n, तो n की जगह हम 1 लिखते हैं तो ये 6 निकल जाएगा। अब हम n को 2 लिखते हैं, यानी 6 पर पावर 2, तो छठा के 36 आता है। अब हम n को 3 लिखते हैं, यानी 6 पे पावर 3, छठा के 36, छठे 36 के 6, हाथ में 3, का 18, 18 3 21, यानी 216। अब हम n को 4 लिखते हैं, तो 6 पे पावर 4 बराबर, यानी 6 से इसमें गुना करेंगे तो छठा के 36 के 6, हाथ में 3, सेकंड 6 3 9, 6 दूनी 12, यानी 1200 हमारा 96 निकला है। तो इस संख्या के अंत में जो देखेंगे आप लोग
6 आता है, 6 आता है, 6 आते हैं और 6 आता है। यानी आप 6 पर अगर प्राकृत संख्या इतना को आप बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 ऐसे 1 2 3 करके आप बढ़ाते जाते हैं, तो लास्ट में जो डिजिट आता है वो 6 ही आएगा, वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे यहाँ पे। अतः 6 पर पावर n अंक किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अतः 6 पे पावर n यानी n प्राकृत संख्या को जब हम रखेंगे अंक किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यानी लास्ट में जो डिजिट हमारा आता है वो 6 आता है, इसीलिए यह 0 पे समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। पहले हमने माना प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 7 डॉट डॉट करके आता है, और जब हम 1 2 3 n पे पावर n के जगह रखें तो 6 36 और 216 और 1296 आया, यानी लास्ट में जो निकल के आता है वो 6 निकल के आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम इसको मिटा लेते हैं, फिर छठे सवाल पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है क्वेश्चन में दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो भाज्य संख्या होती है तो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाज्य होने चाहिए। यानी आप 2 को देखें तो 2 1 से भाज्य है और 2 से भाज्य है, यानी एक और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं है। और 4 को जब देखें तो ये 1 से भी भाज्य है, 4 से भी भाज्य है, और इस एक और स्वयं के अलावा 2 से भी भाज्य है, इसीलिए यह भाज्य संख्या हो गया। तो इसी को हमें साबित करना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना a बराबर, इसको लिखेंगे 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13। तो इस दोनों संख्या में इसमें और इसमें देखें तो 13 दोनों में है, यानी हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो बराबर में लिखेंगे कि 13 को कॉमन लिए तो 7 गुनी 11 गुनी यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में 1। तो इसको हम पहले गुना कर लेते हैं। 13 इंटू 11 से 77 और प्लस का 1, यानी 13 इंटू 78 हो जाएगा। और इसको जब गुना कीजिएगा 78 गुनी 13
तो आखिरी का 24 का 4 हाथ में 2, 7 या 21 2 23 और 78 4 और 3 11 के एक हाथ में 1, 8 2 10, यानी 1014 हमारा ये संख्या निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे अब या पुनः b बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः b बराबर 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5। तो इस दोनों संख्या में आप देखेंगे कि 5 इस दोनों में कॉमन है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे, यानी 7 गुनी 6 गुनी 5 के जगह 1 आ जाएगा, गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस का 1 बराबर में करेंगे। इस सभी को गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, यानी 7 छक्के 42 और 42 और 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 42 और 24 को गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 10 का 0 हाथ में 1, 10, यानी 1008 हमारा 1008 प्लस 1। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 5 इंटू 0 0, यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे 5 से कान और 0 0, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 0 5 कान 5, यानी 50 45 हमारा यहाँ पे आया। तो इसको हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो संख्या आया है वो आप देखेंगे कि 13 से भी भाज्य, 78 से भी भाज्य, 7 से भी भाज्य, यहाँ पे 5 से भी भाज्य है, 7 से भी भाज्य है। तो इसको हम लिखेंगे कि यह दोनों जो संख्या है सो भाज्य संख्या है। तो इसको हम लिख के बताएंगे कि चूंकि 1014 तथा यहाँ पर जो संख्या आया है 50 45 स्वयं स्वयं एवं एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हैं, अतः 1014 एवं 50 45 भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखे हैं 1014 और 50 स्वयं एवं एक को छोड़कर, यानी स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाज्य, यानी 13 से भी विभाज्य है 5, और 1050 5 से भी विभाज्य है, से विभाज्य है, अतः 1014 और 50 भाज्य संख्या है। तो इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। पहले हम माना, इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, और दोनों को हम इसमें 13 प्लस था, 13 दोनों में था तो 13 को कॉमन ले लिए, और 5 दोनों में था तो 5 को कॉमन लेके और इसको सॉल्व कर लिए, और फिर हम यहाँ पे लिख दिए 1014 तथा 50 45 स्वयं एवं एक को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाज्य है, अतः 1014 एवं 50 45 भाज्य संख्या है। तो ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। और हमारा एक क्वेश्चन बाकी है, लास्ट क्वेश्चन 7वां।
सातवां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनिया यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर 18 मिनट है। यहाँ पे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और जबकि रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर 12 मिनट
इसका मतलब आता है जो जो शब्द हमने लिखा है तो वही शब्द यहाँ पे हमने नीचे को लिखा है, इसका मतलब यही होता है। तो रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 12 मिनट है। पुनः पुनः मिलने का समय जो है सो 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो निकलेगा उतना मिनट के बाद ही वो पुनः उसी स्थान पे यानी यहाँ पे दिया गया है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जो एलसीएम हमारा निकलेगा वही प्रारंभिक स्थान पर एलसीएम जो निकलेगा उतना मिनट के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्षेत्रीय 2 और 3 गुनी 3 3 दूनी 6 क्षेत्रीय का 18 और 12 का करेंगे 2 गुनी 3। तो एलसीएम जो निकलेगा एलसीएम जो निकलेगा यहाँ पे दो बार आया है, 2 बार लिख लेंगे। एलसीएम बराबर 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 यानी 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया बराबर 36। 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपका सातवां क्वेश्चन भी आपने सातवां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका, आपने पूरी क्लास को देखा और आपको इस क्लास से जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास करते समय आपको कैसा महसूस होता है, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।